जिस भाई ने अपने खून पसीने से पुश्तैनी दुकान को सींचा, आज उसी को बड़े भाई ने भरी महफिल में मेहमानों के जूठे बर्तन उठाने का हुक्म दे दिया। माधव चुपचाप रोता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में इस घर की पूरी किस्मत पलटने वाली थी। बनारस के सबसे पॉश इलाके में रघुवंशी साड़ी एम्पोरियम की नई और आलीशान इमारत जगमगा रही थी। आज रघुवंशी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। शहर के सबसे पुराने साड़ी व्यापारियों में से एक रघुवंशी परिवार ने आज अपनी 50वीं सालगिरह पर एक भव्य पार्टी रखी थी। झूमर की रोशनी से हॉल नहाया हुआ था। शहर के बड़े बड़े सेठ, राजनेता और विदेशी क्लाइंट्स वहां मौजूद थे। हॉल के बीचों बीच खड़े थे विक्रम रघुवंशी। 45 साल के विक्रम ने एक महंगी शेरवानी पहनी थी और हाथों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी। उनके चेहरे पर सफलता का नहीं बल्कि अहंकार का तेज था। विक्रम अपने मेहमानों को अपनी नई फैक्ट्री और विदेश से आए ऑर्डर्स के बारे में बता रहे थे। तभी एक कोने से कांच टूटने का तेज आवाज आई, छन छन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सबकी निगाहें उस कोने की तरफ मुड़ गई। वहां एक साधारण सा सांवला युवक खड़ा था। उसने एक पुरानी सी धोती और कुर्ता पहना हुआ था जो जगह जगह से घिसा हुआ लग रहा था। उसके पैरों के पास जूस का एक ट्रे उल्टा पड़ा था और कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। यह माधव था, विक्रम का सगा छोटा भाई। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से माधव की तरफ बढ़ा। दिखता नहीं है क्या, अंधे हो गए हो? विक्रम मेहमानों के सामने ही चिल्लाया। माधव ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में डर था। भैया, वो भीड़ ज्यादा थी, किसी का धक्का लगा तो संतुलन बिगड़ गया, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम ने आव देखा न ताव माधव के कंधे पर जोर से धक्का दिया। माधव लड़खड़ा कर पीछे दीवार से जा टकराया। माफी? किस बात की माफी? तुम्हें यहाँ हॉल में आने को किसने कहा था? तुम्हारी जगह गोदाम में है, साड़ियों के बंडलों के बीच। तुम जैसे गंदे और अनपढ़ लोग जब महफिल में आते हैं तो यही होता है। हॉल में खड़े मेहमान कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ को माधव पर तरस आ रहा था, लेकिन विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पत्नी शिखा की तरफ देखा। शिखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस पिछवाड़े वाले कम रास्ते से ही अंदर आने देना। इसे वेटर की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाई? कम से कम ढंग के कपड़े तो होते। शिखा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तो कहा था विक्रम, पर इनके नखरे ही कम नहीं होते। कहते हैं कि बाबूजी ने यह कुर्ता सिलवाया था, आज के दिन वही पहनेंगे। तभी वहां बैठे बूढ़े पिता दीनानाथ जी जो व्हील चेयर पर थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लकवे के कारण वो बोल नहीं सकते थे, बस बेबस होकर अपने छोटे बेटे का अपमान देख रहे थे। वही बेटा जो दिन रात उनकी सेवा करता था। माधव ने अपनी गीली आंखें पोंछी और झुककर कांच के टुकड़े उठाने लगा। विक्रम ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने एक और आदेश दिया, सिर्फ कांच मत उठाओ। वहां मिस्टर मेहता की टेबल पर जो झूठी प्लेटें पड़ी हैं उन्हें भी उठाकर किचन में ले जाओ। वेटर कम पड़ रहे हैं, आज तुम ही यह काम करोगे। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कुछ तो काम करो। माधव का हाथ रुक गया। उसने ऊपर देखा। भैया, मैं आपका भाई हूँ। भाई? विक्रम हंसा, एक क्रूर हंसी। भाई होने का हक तब मिलता है जब बराबरी की औकात हो। तुम सिर्फ एक बोझ हो। मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया, यही मेरा एहसान मानो। चुपचाप वो प्लेटें उठाओ, वरना आज रात तुम्हें और तुम्हारे उस बीमार बाप को घर से बाहर निकाल दूंगा। पिताजी के अपमान की बात सुनकर माधव का दिल छलनी हो गया। उसने कांपते हाथों से कांच उठाया और फिर मेहमानों की टेबल की तरफ बढ़ा। जिस भाई के साथ उसने बचपन में खेला था, आज उसी भाई ने उसे दुनिया के सामने तमाशा बना दिया था। माधव ने झूठी प्लेटें उठाई और सर झुकाकर किचन की तरफ चला गया। उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन जुबान खामोश थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको लगता है कि रिश्तों में पैसा नहीं प्यार और इज्जत होती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। रात के 2 बज चुके थे, पार्टी खत्म हो चुकी थी। विक्रम अपने कमरे में बैठकर पैसे गिन रहा था। तभी उसका मैनेजर सुरेश घबराया हुआ अंदर आया। मालिक, मालिक, बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। विक्रम ने नोटों की गड्डी मेज पर पटकी। क्या हुआ सुरेश, इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, बनारस के बुनकर संघ ने कल सुबह से हड़ताल का ऐलान कर दिया और उन्होंने हमारा जो रॉयल वेडिंग का 5 करोड़ का ऑर्डर था उसे बनाने से मना कर दिया है। विक्रम अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? परसों वो माल अमेरिका जाना है। अगर वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हमारी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, हमें करोड़ों का जुर्माना देना पड़ेगा। मैं जानता हूं मालिक, सुरेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, लेकिन बुनकरों के प्रधान काका रामदीन ने साफ कह दिया है कि वो रघुवंशी एम्पोरियम के लिए एक धागा भी नहीं पिरोएंगे। मैं अभी बात करता हूँ, पैसे फेंकूंगा तो सब काम करेंगे। विक्रम गुस्से में बोला और अपनी बड़ी गाड़ी लेकर सीधे बुनकरों की बस्ती की तरफ भागा। बस्ती में सन्नाटा था। एक चबूतरे पर रामदीन काका और बाकी बुजुर्ग बुनकर बैठे हुक्का पी रहे थे। विक्रम वहां पहुंचा और चिल्लाया, रामदीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम रोकने की? तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान होगा? मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, काम शुरू करो। रामदीन काका ने हुक्का नीचे रखा और विक्रम की तरफ देखा। उनकी आंखों में लालच नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पैसे अपने पास रखो विक्रम बाबू, रामदीन ने शांत स्वर में कहा। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन उस आदमी का काम नहीं करेंगे जो अपने ही खून की इज्जत नहीं करता। विक्रम हैरान रह गया। तुम क्या कह रहे हो? आज साहब तुमने माधव भैया के साथ जो किया वो पूरी बस्ती ने सुना। रामदीन की आवाज भारी हो गई। तुम तो ऐसी कमरों में बैठकर सिर्फ हुक्म चलाते हो विक्रम बाबू, लेकिन वो माधव भैया है जो कड़ी धूप में तुम हमारे साथ बैठते हैं। जब मेरी पोती बीमार थी तो माधव भैया ने अपने कंगन बेचकर उनका इलाज कराया था। जब बाढ़ आई थी तो हमारा सब कुछ बह गया था तो माधव भैया ने अपने हिस्से का खाना हमें खिलाया था। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो माधव जी से वो घर का नौकर समझता था। रामदीन खड़े हो गए। हमारे लिए साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है,
है विक्रम बाबू, एक इबादत है, और वो इबादत हम सिर्फ माधव भैया के कहने पर ही कर सकते हैं। तुम्हारे नोटों की गड्डी में वो तासीर नहीं जो माधव भैया के पसीने में है। जाओ यहाँ से। विक्रम हाथ वहां से खाली हाथ लौटा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने सोचा कि वो किसी और से शहर से माल मंगवा लेगा। अगली सुबह विक्रम के घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। विक्रम बाहर निकला। इंस्पेक्टर, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने एक नोटिस विक्रम के हाथों में था। मिस्टर विक्रम रघुवंशी, आपके खिलाफ फ्रॉड एंड मिलावट की शिकायत दर्ज हुई है। जो साड़ियाँ आपने पिछले महीने दुबई भेजी थी उनमें इस्तेमाल हुआ रेशम नकली निकला। क्लाइंट ने केस कर दिया है। हमें आपका गोदाम सील करना होगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई है। नामुमकिन है। मैं खुद। तभी उसे याद आया पिछले महीने उसने ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में माधव को गोदाम से हटा दिया था और सस्ते धागे का ठेका एक नए व्यापारी को दिया था। माधव ने उसे रोका भी था, कहा था कि भैया यह धागा हमारी साख खराब कर देगा, लेकिन विक्रम ने उसे जाहिल कहकर चुप करा दिया था। आज उसी जाहिल की बात सच साबित हो रही थी। दोपहर होते होते खबर फैल गई। इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। बैंक वाले कर्ज की वसूली के लिए दरवाजे पर खड़े थे। जिस 50 साल पुरानी साख पर विक्रम को घमंड था तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। विक्रम अपने आलीशान ड्राइंग रूम में सिर पकड़कर बैठा था। शिखा रो रही थी। अब क्या होगा विक्रम? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तभी व्हील चेयर की पहियों की आवाज आई। दीनानाथ जी अपने कमरे से बाहर आए थे। उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। उन्होंने वो लिफाफा कांपते हाथों से विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम ने लिफाफा खोला। अंदर वसीयत के कागज थे। उसने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुकान, मकान और साजी दायदाद सब कुछ दीनानाथ जी ने 10 साल पहले ही माधव के नाम कर दिया था। विक्रम ने कागज नीचे गिरा दिए। ये नहीं हो सकता बाबूजी, आपने सब कुछ उस माधव को दे दिया और मैं इस बिजनेस को कितना बड़ा किया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। बाबूजी ने वसीयत जरूर मेरे नाम की थी भैया, लेकिन मैंने उसे कभी माना ही नहीं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर माधव खड़ा था। उसके साथ रामदीन काका और बस्ती के कई बुनकर थे। माधव के हाथ में कुछ फाइल्स थी। माधव धीरे धीरे अंदर आया। बाबूजी मानते थे कि भैया की जिस दिन दौलत तुम्हारे हाथ आएगी तुम रिश्तों को भूल जाओगे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए यह वसीयत बनाई थी ताकि तुम मुझे और बाबूजी को घर से निकाल न सको। विक्रम की जुबान बंद हो गई। उसे आज पहली बार अपनी असली औकात समझ आ रही थी। वो जिस घर में राजा बनकर बैठा था असल में वहाँ सिर्फ माधव की दया पर रह रहा था। माधव ने मेज पर रखी वसीयत उठाई और सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। माधव विक्रम चीख पड़ा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मालिक हो, तुम चाहो तो मुझे धक्के मारकर निकाल सकते हो जैसे मैंने तुम्हें। विक्रम का गला रूंध गया। माधव ने वसीयत के टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिया और विक्रम के पास जाकर उसके पैरों में बैठ गया। मैं भाई हूँ भैया, व्यापारी नहीं। माधव की आंखों में आंसू थे। बचपन में जब मैं गिरता था तो आप ही मुझे उठाते थे। आज आप गिरे हैं तो उठाना मेरा फर्ज है। माधव खड़ा हुआ और रामदीन काका की तरफ देखा। काका, अमेरिका वाला ऑर्डर तैयार है। रामदीन मुस्कुराया। जी भैया। जैसे ही पता चला कि मुसीबत घर पर आई है पूरी बस्ती ने रात भर जाग कर काम किया। माल ट्रक में लोड हो चुका है। असली बासा बनारसी रेशम का माल। माधव ने विक्रम की तरफ देखा। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है, उन्हें असली रेशम के नमूने दिखा दिए हैं। वो केस वापस ले लेंगे। क्लाइंट्स को मैंने भरोसा दिलाया है कि रघुवंशी परिवार की साख पर आंच नहीं आएगी। विक्रम सन्न रह गया। जब वो अपने अहंकार में चूर होकर सो रहा था तब उसका छोटा भाई जिसे उसने दुत्कारा था वो पूरी रात जागकर उसकी इज्जत बचा रहा था। विक्रम की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो जो कल तक अकड़ अकड़ खड़ा था आज घुटनों के बल माधव के सामने गिर पड़ा। उसने माधव के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे माधव, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे नौकर समझा लेकिन असल में मैं दौलत का गुलाम था। तूने वसीयत फाड़ दी। क्यों? मेरे जैसे भाई के लिए। माधव ने झुककर विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। दीनानाथ जी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। आज बरसों बाद उनका परिवार एक हुआ था। भैया, माधव ने कहा, दुकान आपकी है, यह कुर्सी आपकी है, मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए। वो भाई जो मुझे कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाता था। विक्रम ने अपने हाथों से अपने सोने की अंगूठियां उतार दी। उसने माधव का हाथ थामा और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की। नहीं माधव, इस कुर्सी का असली हकदार तू है। तूने सिर्फ व्यापार नहीं विश्वास कमाया है। आज से रघुवंशी एम्पोरियम का फैसला तू लेगा। मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरे बड़े भाई की तरह नहीं, तेरे सहायक की तरह। उस दिन के बाद रघुवंशी हवेली में सब कुछ बदल गया। डाइनिंग टेबल पर अब कोई राजा और कोई नौकर नहीं था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। विक्रम ने अपना अहंकार त्याग दिया और माधव से व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। शिखा ने भी अपनी गलती मानी और दीनानाथ जी की सेवा में लग गई। और वो माधव जो कल तक गोदाम में छिपकर रहता था आज पूरी शान से व्यापार की गद्दी पर बैठा, लेकिन अपने संस्कारों को उसने कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी का अंत करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपकी नज़र में कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा है? अगर नहीं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं जज्बात बांटते हैं। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब आज है कल नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार और आपके कर्म ही आपकी असली दौलत है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है जबकि विनम्रता पूरी दुनिया को अपना बना लेती है। अपने से छोटों का, अपने से नीचे काम करने वालों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। अपने परिवार को जोड़ कर रखिए, क्योंकि मुसीबत में बैंक बैलेंस नहीं भाई ही काम आता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।